वेलकम एवरीवन, मैं वीरेंद्र पटेल। जैसा कि आज का जो हमारा सेशन है एमसीक्यू बेस पर, किस बेस पर है? एमसीक्यू बेस पर है, बेस्ड ऑन एएफओ एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर। और ये सेशन अब डेली सुबह 7:30 बजे हम आपके बीच में लेके आएंगे। आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताइए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और इस सेशन से अगर आप जुड़ोगे, ये वादा है कि सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, बस आपको करना क्या है, डेली सुबह 7:30 बजे आपको उठना है। बस आपको डेली सुबह 7:30 बजे उठना है और हमारी क्लास के साथ आपको जुड़ना है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्योर इज कंसीडर्ड एज बायो फर्टिलाइजर? कौन सा ऐसा मैन्योर है जिसका यूज हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं? ठीक है, एफओआईएम, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये सब सारी चीजें हैं। चलिए एक एक देखते हैं। वैसे आपको इसका तो राइट आंसर पता होगा, बीजीए। ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन और बनते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि एफओआईएम की बात करेंगे। क्या? एफओआईएम की बात करेंगे। इसको क्या कहते हैं? फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। ठीक है, इसको बनाया कैसे जाता है? जो हमारे मवेशी होते हैं, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, उनके जो डंक होते हैं, डंक जानते हो ना, जो उनका डंक होता है, जो उनका यूरिन होता है, तो इन दोनों का क्या किया जाता है? डिकम्पोजिशन किया जाता है। डिकम्पोजिशन किसके द्वारा किया जाता है भैया जी? याद रखिएगा, बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीज के द्वारा किया जाता है। बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीज के द्वारा इनका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन के बाद हमें क्या मिलता है? फ्रेश खाद मिलती है, मतलब फ्रेश मैन्योर मिलती है। इसी मैन्योर को हम क्या कहते हैं? फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। ठीक है, अब ये फ्रेश मैन्योर कितने दिन में बन जाती है? 4 to 5 मंथ में। क्या? 4 to 5 मंथ में बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, बनने के लिए जो 4 to 5 मंथ का टाइम लगता है, बनने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? तो 50 to 60 डिग्री सेल्सियस होता है। बनने के टाइम जब प्रिपेयर हो रही है, उस टाइम उसके अंदर डंक और यूरिन के अंदर मॉइस्चर कितना होना चाहिए? 60 to 70% होनी चाहिए। ठीक है, और वेल प्रिपेयर्ड मैन्योर मतलब फ्रेश मैन्योर, जो मैन्योर तैयार हुई है, उसमें मॉइस्चर परसेंटेज कितना होता है? 30 से 40% होता है। ठीक है, 30 से 40% होता है। अब देखिएगा, अब फ्रेश मैन्योर बन के तैयार हो गई। अब क्या करोगे? आप फील्ड में डालोगे। फील्ड में कब डाला जाता है? 15 to 20 डेज। ठीक है, बिफोर सोइंग। कहने का मतलब बुवाई। क्या? बुवाई से 15 से 20 दिन पहले डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? आपको एक चीज पता होना चाहिए, इमोबिलाइजेशन से बचने के लिए। इमोबिलाइजेशन से बचने के लिए, इमोबिलाइजेशन से बचने के लिए हम मैन्योर को क्या करते हैं? 15 से 20 दिन पहले डाल देते हैं। ठीक है, अब फील्ड में डालोगे, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। तो कितना नाइट्रोजन देता है? 0.5%। ठीक है, और फास्फोरस कितना देता है? 0.25%। पोटास कितना देता है? 0.5%। ठीक है, अब देखिएगा, जो फर्स्ट क्रॉप है भाई, इसको देने के बाद कोई क्रॉप आप लगाओगे तो फर्स्ट क्रॉप कितना नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर पाता है? 30 to 35%। कितना फास्फोरस एब्जॉर्ब कर पाता है? 60 to 70%। कितना पोटास एब्जॉर्ब कर पाता है? 70 to 75%। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैन्योर डालने के बाद पहली न्यूट्रिएंट फसल कौन सी एब्जॉर्ब करती है? तो भैया पोटेशियम सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, कंपोस्ट क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि इसको प्रिपेयर किया जाता है काऊ और बफेलो की डंग एंड यूरिन से। ऐसे इनका निर्माण कैसे किया जाता है? याद रखिएगा, ये जो क्रॉप रेसिड्यू होते हैं, ठीक है, या शहर की गंदगी कचरा होता है, आप चाट बतासे खाते हो ना,
तो दोना पत्तल निकलता है कि नहीं, तो उसका डिकम्पोजिशन किया जाता है। क्या? उसका डिकम्पोजिशन करके कंपोस्ट बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा जो क्रॉप रेसिड्यू है इससे बनी हुई खाद को क्या कहते हैं? इसको बनी हुई खाद को फार्म कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्म कंपोस्ट कहते हैं। और जो शहर की गंदगी से बन के तैयार हुई है इसके बनी हुई खाद को क्या कहते हैं? टाउन कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टाउन कंपोस्ट कहते हैं। टाउन कंपोस्ट बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? बेंगलोर विधि होती है। कौन सी? बेंगलोर मेथड सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, और वैसे नाडेप होते हैं, इंदौर मेथड होते हैं, तो ये सब चीजें डिटेल में तब पढ़ाएंगे जब वहां पे अच्छे से होगा। अभी आप इतना समझ लो। अब देखिएगा ग्रीन मैन्योर क्या होता है? जो हमारी कुछ फसलें होती हैं, मेनली लेग्यूम, ठीक है, इन फसलों की हम क्या करते हैं? खेती करेंगे। खेती करने के बाद हम क्या करेंगे? एक स्टेज पर उसको मृदा में क्या करेंगे? दबा देंगे। ठीक है, दबा देने से क्या होगा? वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और नाइट्रोजन लाके हमारी फील्ड में इकट्ठा करेगा। वो नाइट्रोजन हमारी फसलों के लिए क्या होगा? लाभदायक होगा। ठीक है, तो ये मोस्टली लेग्यूम होती हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एक्स-सी2 और एक होती है इन-सी2। ठीक है, एक्स-सी2 क्या हो जाता है? एक्स-सी2 मतलब हुई कि ऐसी फसलें जिनकी खेती हम बाहर करते हैं, ठीक है, और उसको हम लाके किसी दूसरे फील्ड में दबा देते हैं। ठीक है, खेती कहीं और किए हैं, प्लांट कहीं और पे है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको लाके किसी दूसरी प्लांट पर, दूसरे फील्ड पर क्या कर रहे हैं? दूसरी फील्ड पर उसको लगा दे रहे हैं। तो यही हमारा एक्स-सी2 होता है। एग्जाम्पल लिख लो, नीम, महुआ, बबूल। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? एक्स-सी2। इन-सी2 क्या हुआ कि ऐसी फसल, ऐसी ग्रीन मैन्योर फसल जो हम जहां पे ग्रो कर रहे हैं वहीं पे हम उसी फील्ड में दबा दे रहे हैं, उसी फील्ड में मिला दे रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इन-सी2। इसका एग्जाम्पल क्या है? ढैचा। क्या है? ढैचा। ठीक है, लिख सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या है? ढैचा। और क्या है? सनहम। क्या है? सनहम, बरसीम। ठीक है, बरसीम, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? इन-सी2 के। चलिए अब क्वेश्चन जो बनता है, ठीक है, मैक्सिमम यूज या मैक्सिमम प्रयोग की जाने वाली ग्रीन मैन्योर क्रॉप कौन सी है? सनहम पे है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा यूज किया जाता है? सनहम पे यूज किया जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? सनहम के करता है। सबसे तेज फास्ट कौन करता है? सबसे फास्ट कौन करता है? ढैंचा करता है। क्या? ढैंचा करता है। ढैंचा का यूज मोस्टली वाटर लॉक्ड एरिया में, कहां पे? वाटर लॉक्ड एरिया और एल्कलाइन क्षेत्र में, एल्कलाइन एरियाज और वाटर लॉक्ड एरियाज में ढैंचा का प्रयोग अच्छे से करते हैं। ठीक है, जो हमारी ऑर्चर्ड होती, ऑर्चर्ड समझते हो ना? बगीचा, बगीचों के लिए सबसे अच्छी कौन सी होती है? बरसीम होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये माना जाता है कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप एवरेज 60 to 80 kg नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और देखिएगा ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स को कब हार्वेस्ट करते हैं? फ्लावरिंग अवस्था पर करते हैं। किस अवस्था पर? फ्लावरिंग अवस्था पर। ये अवस्था बुवाई के कितने दिन बाद आती है? 50 से 60 दिन बाद आती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, अब इसका जो राइट आंसर क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? BGA कहते हैं। इसके बारे में भी लिख लो। ठीक है, एवरेज नाइट्रोजन फिक्सेशन ये कितना करता है? वैसे आपको 20 से 25 kg मिलेगा, लेकिन कहीं इसकी कई स्पीशीज होती हैं, कहीं 15 से 45 kg भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। 15 से 45 किलोग्राम नाइट्रोजन ब्लू ग्रीन एल्गी करती है। इतना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? सच सच बताना। ठीक है, अब इसकी कौन सी स्पीशीज सबसे ज्यादा यूज की जाती है? क्लोथिक्स, नॉस्टॉक,
ये दो स्पीसीज सबसे ज्यादा यूज की जाती है। इसका प्रयोग कहां पे सबसे ज्यादा करते हैं? बायो फर्टिलाइजर में, जहां पे टेम्परेचर क्या होता मैक्सिमम, ठीक है, टेम्परेचर जिस एरियाज में ज्यादा होता है वहां पे इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसके लिए टेम्परेचर कितना पूछा जाता है, लिख सकते हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लगभग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, आप लिख लीजिएगा 25 से 30। क्या 25 से 30? चलो भैया, तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो, गलत बात है, चैनल को शेयर करिए, ठीक है। 25 से 30, तो यही इसका राइट आंसर हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। द टाइम ऑफ प्लांटिंग मेन क्रॉप ऑफ पोटैटो इज नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। जो नॉर्दर्न प्लेन एरियाज है वहां पे पोटैटो की प्लांटिंग कब करते हैं? फर्स्ट फोरनाइट ऑफ अक्टूबर, सेकंड फोरनाइट ऑफ अक्टूबर, फर्स्ट फोरनाइट ऑफ नवंबर, सेकंड फोरनाइट ऑफ नवंबर। अब आपके दिमाग में आएगा ये फोर्टनाइट क्या होता है, ठीक है, फोर्टनाइट क्या होता है, याद रखिएगा। फर्स्ट फोरनाइट कहीं पे अगर लिखा है तो बेटा जी याद रखिएगा 1 से 15 तारीख तक, ठीक है। किसी महीने का 1 से 15 तारीख तक क्या होता? फर्स्ट फोरनाइट होता। सेकंड हो जाएगा 16 से 30, ये याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। सभी लोग बताइए, सभी लोग जल्द से जल्द बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो द मयंक का सही है, संध्या जी आप गलत मिस कर दी। भैया फर्स्ट फोरनाइट होता है, ठीक है, फर्स्ट फोरनाइट 1 से 15 अक्टूबर के बीच में हम इसकी क्या करते हैं? सोइंग करते हैं। अगर कहीं पे मंथ लिखा हो कि मेन प्लांटिंग टाइम क्या होगा, अक्टूबर, ठीक है, नवंबर, अगर ऐसा लिखा हो तो आप अक्टूबर पे टिक करना, ठीक है। और नॉर्दर्न प्लेन एरिया समझते हो, जहां पे हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, ठीक है। हिली एरियाज की बात करेंगे तो उस मैटर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और प्लांटिंग के लिए, जो प्लांटिंग के लिए ट्यूबर यूज करते हैं, कितना लगता है? 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। इसका ऑप्टिमम वेट कितना होना चाहिए, ठीक है, प्लांटिंग के टाइम ऑप्टिमम वेट कितना होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 से 30 ग्राम पर ट्यूबर। और ऑप्टिमम आई कितनी होनी चाहिए? 1 से 2 आई होनी चाहिए। ऑप्टिमम व्यास कितना होना चाहिए? व्यास मतलब उसका डायमीटर कितना होना चाहिए? 2.5 टू 3.5 सेंटीमीटर। ये 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कौन सा कंपोनेंट है? ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, ऑल ऑफ दीज। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है बेटा, द कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड। सभी लोग बताइए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। देखिए ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक होता है ऑर्गेनिक मैन्योर, एक होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। वैसे तो ये दोनों चीजें आपको हमने बहुत अच्छे से बताई है, ठीक है। जैसे यूरिया आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, मैन्योर नहीं है, याद रखिएगा। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जैसे आपका राइजोबियम हो गया, ठीक है, एजोस्पर्लियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, एजोला हो गया, बीजीए हो गया, सब क्या है? आपके बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है। अब आपकी बात आती है कि बायो पेस्टिसाइड क्या होता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे आप
ध्यान से सुनिएगा इसका राइट आंसर। अरे यार बॉय 25 आप गलत बता दिए बेटा, ठीक है, ये सब चीजें आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये तीनों ऑप्शन सही है। क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब होता क्या है कि आप ऐसी खेती करना जहां पे आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ना करो, हर्बिसाइड का प्रयोग ना करो, बात समझ रहे हैं कि नहीं, आप फर्टिलाइजर का प्रयोग ना करो, केमिकल का, किसी केमिकल का प्रयोग ना करो, तो इसी खेती को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो भैया हम फर्टिलाइजर ना डाल के क्या डाल रहे हैं? मैन्योर डाल रहे हैं, ठीक है, कोई केमिकल ना डाल के बायो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। अब पेस्टिसाइड की बात करेंगे, अब हमें किसी पेस्ट को, किसी इंसेक्ट को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? पेस्टिसाइड डालेंगे। लेकिन यहाँ पे बायो लग गया है, तो बायो मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पेस्ट को किल कर दे रहा। जैसे जीएम क्रॉप हमने आपको खूब पढ़ाया है। क्या? जीएम क्रॉप मैंने आपको खूब पढ़ाया है। तो जीएम क्रॉप जो होती है, जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप होती है, ठीक है, यही क्या होती है? बायो पेस्टिसाइड में यूज किया जाता है। जैसे जीएम जेनेटिक मॉडिफाई, या एक हमने आपको बोला था बीटी। बीटी क्या होता है? बैसिलस थ्रुम्बिजेंसिस, ठीक है, बैसिलस थ्रुम्बिजेंसिस। ये बैसिलस थ्रुम्बिजेंसिस क्या कर रहा है कि हमारे फसल में कीट को नहीं लगने दे रहा, इंसेक्ट को नहीं लगने दे रहा। तो इस कंट्रोल को क्या कहते हैं? बायोपेस्टिसाइड कहते हैं। तो पूछा जाता है कि बायोपेस्टिसाइड में पहला कौन सा है? तो भैया बैसिलस थ्रुम्बिजेंसिस ही पहला बायोपेस्टिसाइड बना था। आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब कहोगे बायोपेस्टिसाइड बनाते कैसे? भाई देखिए, बायोपेस्टिसाइड किसी भी लिविंग, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, कोई प्लांट हो गया, इन सब चीजों से हम क्या करते हैं? लेते हैं, इसी से बनाते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल संध्या जी, अब उसके बारे में जाएंगे तो 20 मिनट अभी ले जाएगा। बस मैंने आपको बताया कि बायोपेस्टिसाइड बनाएंगे कैसे? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरिया से जीन लेते हैं, उस जीन को प्लांट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने से क्या होगा? तो वो किसी भी इंसेक्ट के प्रति रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो फर्स्ट बायोपेस्टिसाइड कौन सा बनाया गया था? तो वही बैसिलस थ्रुम्बिजेंसिस ही बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेंशन ऑफ सॉइल वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा फोर्स ऐसा रिस्पॉन्सिबल है रिटेंशन के लिए सॉइल वाटर में? कोहेजन एंड अडेजन बोथ, और रेडिएशन। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है, कि सॉइल वाटर में कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। भाई देखिएगा, यहां पे लिखा कोहेजन अडेजन, मैंने आपको दोनों पढ़ाया है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसका मतलब क्या है। तो कोहेजन अडेजन का मतलब क्या होता हम आपको बता रहे हैं। अगर सेम पार्टिकल, क्या सेम पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स काम कर रहा है, सेम पार्टिकल, जैसे मान लीजिए वाटर का कोई पार्टिकल है और दूसरा, इसके बीच में भाई एक जल का कण दूसरे जल के कण से किसी फोर्स के माध्यम से जुड़ेगा, तो यहां पे जो बल काम करेगा उसको क्या कहेंगे? कोहेजन कहेंगे। लेकिन अब यही वाटर कहां है? सॉइल के अंदर है, तो सॉइल से भी अटैच होगा। तो जब दो डिफरेंट पार्टिकल आपस में अटैच होते हैं तो वहां पे कौन सा बल काम करता है? अडेशन बल काम करता है, ठीक है। तो सॉइल में भैया दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोहेजन एंड अडेशन, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम, ठीक है, केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम, सभी लोग बताइए, इसका बताइए, बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल संध्या जी, आपका राइट आंसर है। बताइए, केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम, भैया इसका सी ऑप्शन होगा, ठीक है, CaSO4:5H2A, ठीक है। अब आप कहोगे कि कैसे इसको बनाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, डी ऑप्शन नहीं है, 5 होगा।
ठीक है। चलो, आप लोग मतलब बहकाने पे भी बहकते नहीं हो, बिल्कुल सही बात है, ये आपका यही राइट आंसर है। ठीक है, मैं एक बार सोचा आपको बहका दूं लेकिन आप बहके नहीं। तो CaSO4 2H2O किसका फार्मूला है भैया? जिप्सम का फार्मूला है। किसका है? जिप्सम का फार्मूला है। तो जिप्सम में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 29.2% पाया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग मैक्सिमम जानते हो वहीं करेंगे जहां पे कैल्शियम की कमी होगा। ये जिप्सम का प्रयोग मैक्सिमम करते हैं ग्राउंड नट कल्टीवेशन में। क्या? ग्राउंड नट कल्टीवेशन में। क्यों? क्योंकि वहां पे एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, पॉपिंग। ठीक है, पॉपिंग क्यों हो जाता है? कैल्शियम की कमी से। कहोगे पॉपिंग क्या होता है? जो भैया इसकी फलियां होती हैं, फलियों में दानों का ना पड़ना, मतलब विदाउट कर्नल अगर पॉड का डेवलपमेंट हो जा रहा है तो इसी को क्या कहेंगे? पॉपिंग कहेंगे। हाँ हाँ भैया, हाँ संध्या जी, आपका राइट आंसर है, मैंने बता दिया, इसका बी सही होगा, डी डी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नाइट्रिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, बोथ ए एंड सी। सभी लोग बताइए। बताइए नाइट, इसका राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, बोथ। अब आपके दिमाग में आएगा कि नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। ठीक है भैया, ये क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या? एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या करता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? एक नेचुरल प्रोसेस होता है। यहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करके क्या करते हैं? नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब समझ गए होंगे। ठीक है, और देखिएगा ये किसके लिए एसेंशियल होते हैं? ये जो सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ता है, इसी के लिए एसेंशियल होता है। यहां पे बैक्टीरिया काम करते हैं। तो हम आपको एक एक करके बताएंगे कौन सा बैक्टीरिया कब कब काम करता है। देखिए, अगर अमोनिया क्या बना रहा? नाइट्राइड बना रहा, नाइट्राइड्स बना रहा है, तो यहां पे कौन सा बैक्टीरिया काम करेगा? नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया काम करता है जब अमोनिया क्या बना देता है? नाइट्रेट्स बना देता है। जब यही नाइट्रेट्स क्या, यही नाइट्रेट्स, ठीक है, बात समझ गए कि नहीं? जब यही नाइट्रेट्स क्या बनाते हैं? नाइट्रीफाइड बना देते हैं। वहां पे क्या होता है? नाइट्रोवेक्टर होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो भैया आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं बात? सभी लोग बताइए। ठीक है, समझ गए ना मैंने क्या कहा? जब अमोनिया से नाइट्राइड्स बना देते हैं तो नाइट्रो सोमोनास बैक्टीरिया काम करता है। जब यही नाइट्राइड से नाइट्रेट बना देता है, क्या? नाइट्रेट्स बना देता है, तो यहां पे कौन सा बैक्टीरिया काम करेगा भैया? एजोटोवेक्टर काम करता है, सॉरी नाइट्रोवेक्टर काम करता है। कौन सा? नाइट्रोवेक्टर। नाइट्रोवेक्टर बैक्टीरिया काम करेगा। तो इसका सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो वेल इन द वाटर लॉक्ड सॉइल? ठीक है, वाटर लॉक्ड सॉइल में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वेल ग्रोथ कर जाता है? सभी लोग इसका राइट आंसर बताइए। जी जी संध्या जी, नाइट्रोवेक्टर। सभी लोग इसका बताइए। क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, रेडियोबैक्टर। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए। बी, आशीष कुमार पटेल सही आप बोल रहे हैं, इसका एजोटोबैक्टर होगा। ठीक है, एजोटोबैक्टर। राइजोबियम जानते हैं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये लेग्यूम नाइट्रोजनस बैक्टीरिया है, ये नॉन लेग्यूम है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बी। चलो आगे चलते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को इस वजह से लाया, इस पे और क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, देखिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो होते हैं, पहले हमारे 16 थे, बाद में 17 हो गए। ठीक है, तो 17वां कौन था? निकिल। ठीक है, कौन लाया था? ब्राउन साहब ने। ठीक है, और 16 कौन दिए थे भैया? अर्नान और स्ट्राउड साहब ने दिया था। ठीक है, अर्नान और स्ट्राउड साहब ने 16 दिया था, बाद में निकिल ब्राउन साहब ने दिया। ठीक है, और ये कब दिए थे? 1939 में। ये कब दिए थे? 1987 में। ठीक है, ये सब चीजें याद रखिएगा। और एसेंशियलिटी की क्राइटेरिया क्या होती है भैया? एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते क्या पहले तो देख लो। ऐसा न्यूट्रिएंट अगर जिसकी डिफिशियंसी हो रही है, पौधा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मतलब ऐसा न्यूट्रिएंट अगर उसकी कमी हो गई तो पौधा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो ऐसे न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, क्या कहते हैं? एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहते हैं। बात समझ गए होंगे। अब एसेंशियल न्यूट्रिएंट किसे कहेंगे, उसकी क्या क्राइटेरिया हुई? ठीक है, ऐसा क्या हुआ? बस 17 न्यूट्रिएंट को ही हम एसेंशियल कह सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि भैया, पहला रीजन यही है, अगर पौधों में कमी है, समझिएगा, पौधे में कमी है तो पौधा अपनी कमी को, अगर पौधे में किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी है, उसकी वजह से पौधा अपनी लाइफ साइकिल को बर्बाद कर दे रहा, ग्रो नहीं कर पा रहा, वो एसेंशियल कहलाएगा। ठीक है, ऐसा न्यूट्रिएंट जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मतलब कोई दूसरा आधार नहीं है कि भैया अगर मान लीजिए जैसे हमें भूख लगती है, हमें दाल चावल नहीं मिलेगी, मैं बाहर से जाके समोसे खा लूंगा। अगर प्लांट में किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, उस कमी को बस वही पूरा कर सकता है, उसके स्थान पे कोई दूसरी चीज प्रयोग करके आप उस कमी को दूर नहीं कर सकते हो। तो दूसरा ये होना चाहिए। तीसरा क्या? कि ऐसा न्यूट्रिएंट जो प्लांट के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो यही 3 क्राइटेरिया ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट बनाती है। अगर आप पढ़ लिख के बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाओगे तो आप अगर ये तीनों क्राइटेरिया किसी न्यूट्रिएंट के अंदर आप खोज देते हो, वो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट इंक्लूड्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, तो वीड मैनेजमेंट को कैसे कर सकते हैं? टिलेज ऑपरेशन से, यूज ऑफ हर्बिसाइड, क्लोज प्लांटिंग, ऑल ऑफ एबव। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल सही बात है। टिलेज ऑपरेशन करके आप वीड को मैनेजमेंट कर सकते हो, हर्बिसाइड डाल के वीड को मैनेजमेंट कर सकते हो। क्लोज प्लांटिंग, भाई जब स्पेस ही नहीं रहेगा, क्या जब स्पेस ही नहीं रहेगा तो वीड की ग्रोथ भी रिड्यूस हो जाएगी, तो वो भी क्या करेगा? वीड को कम करेगा। ठीक है, तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो आज बेटा हम इतना ही कराएंगे क्योंकि कुछ स्टार्टिंग में टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। बाकी कल से आप 8:30 7:30 बजे हमारे चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को बताइए। अब जैसे शाम को आपको हिंदी माध्यम में एमसीक्यू मिलती है और शाम को थ्योरेटिकल क्लासेस मिलती है, अब ऐसे मॉर्निंग में डेली हम आपको इंग्लिश बेस्ड क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, और सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा।
ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। ठीक, आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर एक बार कमेंट के माध्यम से अपना विचार व्यक्त करें। ठीक है, हाँ, डेली आशीष जी डेली मॉर्निंग 7:30 पर हम आपके बीच में आ जाएंगे। ठीक है।